So we are back with our new video of chemistry in everyday life, that is part 3. And in this video we gonna discuss about therapeutic action of different classes of drugs. So बिना देरी करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन लोग. थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स. ठीक है, तो जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में तो हमने सीख लिया था. थेरेप्यूटिक एक्शन के बारे में भी हमने जाना था कि ड्रग्स को जब हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो, तो उसको बोलते हैं उसका थेरेप्यूटिक एक्शन हो रहा है. उस ड्रग का क्या हो रहा है? थेरेप्यूटिक एक्शन हो रहा है. और थेरेप्यूटिक एक्शन के बेसिस पे हमने ड्रग्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड किया है, उसको क्लासिफाई किया हमने उसको. ठीक है, तो जिसमें से आपकी फर्स्ट जो आती है दैट इज योर एंटा एसिड, सेकंड इज योर एंटा हिस्टामिन, थर्ड इज योर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स आपके आते हैं. ठीक है, फोर्थ इज योर एंटी माइक्रोबियल्स एंड फिफ्थ इज योर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट ऑल दीज 5 ड्रग्स, 5 क्लासेस ऑफ ड्रग्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर एंटा एसिड. ठीक है, तो एंटा एसिड की अगर मैं बात करूँ तो वर्ड से ही कुछ कुछ हमको पता लग रहा है. मतलब ये एसिड के क्या करते होंगे? एंटी काम करते होंगे, या फिर मैं बोलूँ अपोजिट काम करते होंगे. तो एंटा एसिड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में ज़रा देखते हैं. एंटा एसिड क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच रिमूव द एक्सेस एसिड एंड रेज टू द पीएच, रेज द पीएच टू द एप्रोप्रिएट लेवल इन स्टमक. मतलब ये आपके स्टमक में जो भी एसिड प्रोड्यूस होता है, या फिर मैं बोलूँ जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है, उसको हटाने में, रिमूव करने में हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं? बाय रेजिंग द पीएच. मतलब पीएच को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं टू एन अप्रोप्रिएट लेवल. अप्रोप्रिएट लेवल मतलब जो भी लेवल हमको चाहिए, जो डिजायर्ड लेवल है उस पर क्या करते हैं? पीएच को बढ़ा देते हैं. इस तरीके से क्या होता है? एक्सेस एसिड हमारा क्या होता है? रिमूव हो जाता है. ठीक है, तो थोड़ा और डिटेलिंग में देखेंगे एंटा एसिड को, पर पहले ये चीज सीख लेते हैं कि इस एक्सेस एसिड को रिमूव करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए. तो इसके लिए जरा देखते हैं व्हाई रिमूवल ऑफ एक्सेस एसिड इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम स्टमक. ठीक है, तो देखो हमारा होता क्या है यहाँ पे कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो सारा जाता है. ठीक है, तो हमारा स्टमक क्या करना चाहता है? वो उस सबको डाइजेस्ट करना चाहता है. तो डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है. गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? हमारा HCl होता है. ठीक है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ 0.1 मोलैरिटी का वो आपका निकालता है. ठीक है, तो अब आपका 0.1 मोलैरिटी का वो निकालता है. ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो स्टमक है वो उस एसिड को अपने अंदर जो जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उसको झेलने के लिए तैयार है. उसको झेलने के लिए क्यों तैयार होता है? क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है, लेट्स सपोज ये हमारा स्टमक है, इसकी जो लाइनिंग होती है ना, ये जो लाइनिंग होती है हमारे स्टमक के अंदर की, स्टमक लाइनिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, ये आपके स्टमक को एसिड के अटैक से क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है. ठीक है, दैट मीन्स स्टमक पे एसिड का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. सिर्फ किस पे पड़ेगा? आपके खाने पर, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने वाला है. ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लो जितना एसिड चाहिए था खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उससे ज्यादा एसिड क्या हो गया? एक्सेस एसिड क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया आपके स्टमक के अंदर. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? आपकी जो स्टमक लाइनिंग होती है वो काफी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, क्योंकि अब खाने को डाइजेस्ट करने के अलावा वो एसिड क्या करेगा? इस लाइनिंग पे भी अटैक करना शुरू कर देगा. ठीक है, जब ये इस लाइनिंग पे भी अटैक करना शुरू कर देगा तो ऑब्वियसली ये लाइनिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, या फिर डैमेज हो सकती है, या फिर इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है इसका, जिस वजह से आपको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्राइटिस. ठीक है, अब जिस भी पर्सन को ये गैस्ट्राइटिस की बीमारी होती है, ठीक है, वो इंसान, वो पर्सन या तो खाने में डिफिकल्टी, मुश्किलें महसूस करता है, या फिर वो बंदा अ, अपना मतलब उसे भूख नहीं लगती, क्योंकि आपका पेट और ऐसे प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे मतलब उस पेन हो रहा है, या फिर आपका अनवांटेड वेट लॉस होता है. ऑब्वियसली जब नहीं खाओगे तो वेट लॉस ही होगा आपका. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है आपके, और भी कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आपके अल्सर्स भी हो जाते हैं. ठीक है, जो पेट के जो अल्सर्स होते हैं वो हो जाते हैं.
पेट में अल्सर होने की वजह से आपको लगातार पेन महसूस होता है या फिर आपकी पेट में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आपकी जब भी आपका एक्सेस एसिड रिमूव हो निकल रहा होता है आपके पेट में। तो अब क्या होता है, कभी कभार ये जो अल्सर होते हैं ये आपके क्या होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जानलेवा हो जाते हैं आपके लिए। तो उस केस में हम लोगों को स्टमक का वो पार्ट काट के क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और कभी कभी जब ये स्टमक की जो इन्फ्लेमेशन है अगर वो 3 महीने से ज्यादा हो जाए, क्रॉनिक हो जाए आपका, तो ये आपका स्टमक कैंसर तक भी करवा सकती है। सो दिस इज द एक्चुअली आंसर। एक्सेस रिलीज ऑफ एसिड इन गैस्ट्रिक जूस रिजल्ट इन वीकनेस एंड डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग causing gastritis. A person with gastritis may find it difficult to eat, resulting in a loss of appetite and unwanted weight loss. Untreated gastritis can lead to ulcers, persistent pain, and bleeding. In some cases, it becomes life threatening, and its only treatment is removal of the affected part of the stomach. Chronic stomach inflammation also increases the risk of stomach cancer, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जो आपके एक्सेस एसिड की वजह से होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब हमको क्या करना पड़ेगा, उस एक्सेस एसिड को ही रिमूव करना है, क्योंकि हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, इतनी सारी बीमारी नहीं चाहिए हमको। तो वो रिमूव करवाने के लिए हमारे कौन हेल्प करते हैं, एंटासिड, ठीक है। तो एंटासिड्स आर एक्चुअली हीरो टू रिमूव योर प्लेइंग अ हीरोइक रोल और इन रिमूविंग द एक्सेस एसिड, ठीक है। तो हाउ दे डू दैट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्टोमक, इसमें क्या हो गया, एक्सेस एसिड आपका रिलीज हो गया, एसिडिक पीएच हो गई काफी ज्यादा। तो अब आपका क्या होगा, आपने लेट सपोज कोई एंटासिड ले लिया, यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया लेट सपोज, ठीक है। वो एंटासिड की तरह बिहेव कर रहा है आपका, ये पेट के अंदर गया, इसने एसिड को क्या करा, न्यूट्रल किया, क्योंकि ये बेस था, ये एसिड था, दोनों ने रिएक्शन किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, तो पीएच क्या होगी, न्यूट्रल होगी। मतलब एसिड सिक्स से कहाँ पहुंच गई, न्यूट्रल, तो पीएच तो बढ़ गई, तो और एक्सेस क्या हो गया, रिमूव हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे आप देख सकते हो, ये भी सेम पिक्चर है। सो अब देखो हो क्या रहा है इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर में देखो जरा, ये आपका एसिड था, ये आपका ऊपर तक जा रहा था, मतलब स्टोमक के भी ऊपर तक जा रहा था। अब हमने एंटासिड ली, ये सब गोलियां गई इन पेट में, अब ये ऊपर नहीं जा रहा है इसके, ठीक है। सो आपका एसिड बाहर निकल के नहीं आ रहा। ना नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स जो एंटासिड्स के होते हैं, वो जो कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं वो तो बेस ही होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलेट, aluminum hydroxide gel, aluminum phosphate. So these are the common examples. But if we talk about the antacid that are actually present in the market or in the or on the एट द केमिस्ट शॉप की अगर हम बात करें तो दो फेमस हैं, फर्स्ट इज योर सैमटिडाइन एंड सेकंड इज योर रेनिटाइडिन, दैट इज योर जेंटेक। जेंटेक के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा, जो कि एक एंटासिड की तरह हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे उठते हैं कि भाई अगर हम एंटासिड लेने जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो अगर आपने कभी केमिस्ट को देख केमिस्ट से एंटासिड लिया तो वो कभी भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सब चीजें नहीं पकड़ाता, ठीक है। जबकि क्या पकड़ाता है, ये दोनों। रीजन क्या होता है उसका, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले तो ये देख लो कि दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टिगामेट और सेम्टिडाइन या एंड रेनिटाइडिन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि ये आपको एंटासिड की तरह क्यों नहीं बिकते हुए मिलते हैं मार्केट में, यही क्यों मिलते हैं। सो व्हाई हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स नॉट कॉमनली सेल एज एंटासिड, the reason behind it is excessive hydrogen carbonate can make your stomach alkaline and trigger the production of even more acid. होता क्या है आपका, जब आप हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हो तो उस हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये नहीं पता कि उसको कितने एसिड को न्यूट्रल करना है, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कितने एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो वो हो सकता है जितना जरूरी था उससे ज्यादा को क्या कर दे, मतलब जितना एक्सेस था उससे ज्यादा को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, खत्म कर दे एसिड को, ठीक है। अब क्या होता है आपका, जो जितना चाहिए था अब हमें डाइजेस्ट करने के लिए, उससे
उसमें से भी हमारा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया एसिड। दैट मीन्स हमारा जो स्टमक है वो क्या करेगा, अब और ज्यादा एसिड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको बिकता हुआ नहीं मिलता, सेल नहीं होता एज इन कॉमन एंटासिड। ठीक है, सेकंड जो आपका आता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑल्दो ये बेटर ऑल्टरनेटिव है हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पर, बट बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्यूबल, क्योंकि इनसॉल्यूबल होते हैं, दिस डू नॉट इंक्रीज द पीएच एवं न्यूट्रलिटी। ठीक है, हाँ एक चीज और कि हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करते हैं आपके, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, बट स्टिल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्योंकि ज्यादा होता है तो पीएच अल्कलाइन हो सकती है आपकी। बट हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होता है, जब ये एसिड का साथ रिएक्ट कर लेता है, सॉल्ट बना लेता है, तो वो सॉल्ट क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो इनसॉल्यूबल हो जाता है, वो निकल जाता है बाहर आपका, तो पीएच आपकी न्यूट्रलिटी से ऊपर नहीं बढ़ती। पर ये जो दोनों चीजें हैं, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, वो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो एक्सेस एसिड बना है उसको हटाने में हेल्प करते हैं, बट वो एक्सेस एसिड को बनने से नहीं रोकते। मतलब बन गया तो न्यूट्रल करेंगे, बट बनने से नहीं रोकते, मतलब एक्सेस एसिड तो बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा वैसे बेसिकली दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं कि सैमटिडाइन या फिर टीगामेट या फिर जेंटेक जो होता है हमारा, वो लार्जेस्ट सेलिंग एंटासिड ड्रग क्यों है। ठीक है, देखो मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या करते हैं आपके, ये आपके एक्सेस एसिड को बनने से ही रोक देते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया है, कंपनी शुरू की है, उसमें आपके क्या है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, तो आप ऑब्वियसली अपना काम बहुत अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आपको पैसा कहीं और से मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हो, पैसा खूब थोक भाव में लगा सकते हो। बट मान लो कि वो स्पॉन्सर्स आपका काम आपको पैसे ना दें, वो हट जाएं, आपके स्पॉन्सर्स चले जाएं आपको छोड़ के, तो होगा क्या, आप उतने अच्छे से अपना काम नहीं कर पाओगे। आप इनपुट तो दोगे बट आपका काम उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हमारे काम करते हैं ये ड्रग्स। तो फॉर एग्जाम्पल जो टीगामेट है हमारा, वो क्या करता है, हमारा was designed to prevent the interaction of histamine with the receptor present in the stomach wall। ये बेसिकली क्या करते हैं, हिस्टामिन की जो इंटरेक्शन होती है हमारे रिसेप्टर के साथ जो कि प्रेजेंट होते हैं स्टमक की वॉल पर, उसकी इंटरेक्शन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि स्पॉन्सर्स अगर मैं कंपनी से हटा दूं, तो वो जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन है, हिस्टामिन है। ठीक है, और कंपनी कौन चला रहा है, हमारा रिसेप्टर चला रहे हैं जो कि स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट है। ठीक है, उन दोनों की इंटरेक्शन मतलब आपस में जो जुड़ाव हो रहा है उनको रोक रहा है ये। ठीक है, सो ये जो हिस्टामिन थे वो एक्चुअली में स्पॉन्सर्स की तरह बिहेव कर रहे थे आपके। वो क्या कर रहे थे आपके, वो आपके पेप्सिन और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी सिक्रीशन में हेल्प करते थे स्टमक की। तो वो अगर उसकी इंटरेक्शन को ही रोक रहा है, मतलब टीगामेट अगर हिस्टामिन की इंटरेक्शन को ही रोक रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना अच्छी तरीके से तो नहीं बन पाएगा आपका। सो दिस विल रिजल्ट इन द लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। सो हिस्टामिन का स्ट्रक्चर ये होता है आपका, ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपका बहुत बार पूछा भी जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई एंटासिड क्या होता है। अब सो अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड क्लास के बारे में, दैट इज़ योर एंटीहिस्टामाइंस। ठीक है, तो एंटीहिस्टामाइंस क्या होते हैं, वैसे तो नाम से ही पता लग रहा होगा थोड़ा सा कि जो हिस्टामाइन के एंटी में वर्क करे। होता है हमारा एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है हमारा, जो हमारी बॉडी में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, जिसके अपोजिट में क्या होता है, हमारे एंटीहिस्टामाइंस वर्क करता है। ठीक है, तो एंटीहिस्टामाइंस क्या किस तरीके से काम करते हैं वो ज़रा हमें समझना है, या फिर ये क्या होते हैं वो सीखना है हम लोगों को यहाँ पे। तो एंटीहिस्टामाइन क्या करते हैं हमारे, एंटीहिस्टामाइंस हमारे वो ड्रग होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन by competing with histamine for binding site of receptor where histamine exert its effect। हाउ, देखो होता क्या है कि जो हिस्टामाइन होता है उसका कुछ अपना एक्शन होता है, मतलब वो किसी अपने तरीके से क्या करता है, काम कर रहा होता है।
वो क्या करते हैं, उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, मतलब हिस्टामाइन को क्या करते हैं, उसका काम नहीं करने देते, उसके काम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करते हैं, वो उसके साथ लड़ते हैं, कॉम्पीट करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। किसके लिए, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर के लिए, मतलब हिस्टामाइन जहां जाके लगने वाला है वहां उस जगह के लिए, जहां वो लगने वाला है उस जगह के लिए लड़ते हैं। मतलब रिसेप्टर दोनों के लिए एक ही है, एंटी हिस्टामाइन के लिए भी और हिस्टामाइन के लिए, दोनों के लिए रिसेप्टर क्या है, एक ही है। अब कौन जाके लड़ेगा, उसके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो बेसिकली एंटी हिस्टामाइन कंपटीशन कर रहा होता है हिस्टामाइन के लिए फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, ठीक है, वेयर हिस्टामाइन एक्सर्ट इज इफेक्ट, ठीक। तो कैसे काम करता है जरा इसको देखो, इस पिक्चर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे मान लो ये हमारा बॉडी का क्या है, सेल है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, हिस्टामाइन आपका क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वही केमिकल मॉलिक्यूल, ठीक। अब हमारा ये जो नर्व सेल था, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ रिसेप्टर, ठीक है, मतलब इस पे क्या है, हमारा ये जो है ना, ये रिसेप्टर लगा हुआ है, ये आपका क्या है, रिसेप्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे जो एंटी हिस्टामाइन है, इनका स्ट्रक्चर देखो, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, किसकी जैसा, हिस्टामाइन की तरह। ये भी बिल्कुल इसी तरीके की ज्योमेट्रिक है, ये भी देखो, ये भी बिल्कुल इस तरीके की ज्योमेट्रिक है ना। तो यहाँ पे भी, ठीक है। तो होता क्या है कि इस नर्व सेल का जो ये रिसेप्टर था, इस पे जाके हिस्टामाइन को लगना था, बट होता क्या है, एंटी हिस्टामाइन इसके अटैक से पहले क्या होता है, यहाँ पर लग जाता है। तो ये काम करते हैं हमारे एंटी हिस्टामाइन, वो हिस्टामाइन की जगह पे खुद जाके लग जाता है, वो उसके साथ कॉम्पिटिशन करता है फॉर द रिसेप्टर साइड। सो नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है एंटीहिस्टामाइन के बारे में, कि वो हिस्टामाइन से कंपीट ही क्यों करते हैं, मतलब मुझे जरूरत ही क्या है हिस्टामाइन की जगह किसी और चीज को लगाने की। कुछ ना कुछ तो होगा जो हिस्टामाइन गलत कर रहा होगा, इसलिए मुझे एंटीहिस्टामाइन लेना पड़ा, ठीक है। तो हिस्टामाइन क्या गलत कामों में इन्वॉल्व है, किस तरीके के गलत काम करता है, किस तरीके की बॉडी, किस तरीके से बॉडी को हानि पहुंचाता है। तो हिस्टामाइन एक्चुअली में क्या करता है, वो बेसिकली आपने कभी सुना होगा कि इसको इस चीज से एलर्जी है, इसको इस चीज से एलर्जी है। तो जो एलर्जी होती है उसके पीछे जो मेन रिस्पॉन्सिबल हमारा जो केमिकल कंपाउंड होता है बॉडी में, वो होता है हिस्टामाइन। तो एलर्जी, एलर्जी क्या होती है हमारी, इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ सम पीपल टू सम ड्रग्स, डस्ट, पोलन ग्रेन्स, कैट फॉर एक्सेट्रा। तो एलर्जी बेसिकली क्या होती है, कुछ पीपल हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के लिए, या फिर डस्ट के लिए, या पोलन ग्रेन्स के लिए, या फिर कैट फर के लिए, तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। और क्यों ये हाइपर सेंसिटिविटी हम लोगों के बीच में डेवलप होती है, बिकॉज ऑफ हिस्टामाइन, ठीक है। तो हिस्टामाइन इट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट रिलीजेस इन द बॉडी एंड कॉज एलर्जिक रिएक्शंस इन द बॉडी, ठीक है। अब ये एलर्जिक रिएक्शन सिर्फ यही नहीं, और भी होते हैं, जैसे कि आपके ये देखो, हिस्टामिन के रिलीज से आपका क्या हो सकता है, आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो सकती है, या फिर आपके ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। देखिए कहीं कहीं जैसे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे हमारा खून जम गया है, बॉडी के अंदर वाले हिस्से में कहीं पे जम जाए, या फिर आपका क्या हो जाए, गैस, एसिड सिक्रीशन, एसिड ज्यादा सिक्रीट होता है आपका हिस्टामिन, ठीक है, कि अगर हिस्टामिन ज्यादा हो जाए तो, या फिर आपका ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, या फिर ब्रोंकाई का क्या हो जाता है, स्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर आपका बहुत सारी चीजें, जैसे रनी नोज हो गया, स्वेलिंग हो जाती है, आपका सूज जाना, हाथ पैर सूज जाते हैं ना लोगों के, तो वो किस वजह से होता है, वो हिस्टामिन की वजह से होता है, हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होता है आपकी बॉडी में। तो सूजने की सूज जाते हैं हाथ पैर, या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब रेडनेस है ना, वो चीजें हो जाती हैं, या फिर आपकी आंखों में आंसू आना, वो चीजें हिस्टामिन की वजह से होती हैं, या फिर आपकी आंखों का रेड हो जाना, ये सब चीजें हिस्टामिन की वजह से होती है। तो हम इसे डिटेलिंग में देखें तो it contracts the smooth muscle in the bronchi and gut. It relaxes other muscles such as those in the walls of fine blood vessels, ठीक है। थर्ड इज योर, इट कॉज कॉमन कोल्ड और द सीजनल एलर्जी, मतलब कुछ लोगों को क्या होता है ना, सीजन के बदलने से क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है, हिस्टामिन के ज़्यादा रिलीज की वजह से बॉडी में। दैट रिजल्ट इज रेंटिस विच इज अ इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, ठीक है, जो आपके नोज के आसपास जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी नोज को बचाती है, उनका स्वेलिंग हो जाती है, या कैरेक्टराइज्ड बाय, जिससे आपकी क्या होती है, रनी नोज होती है, या फिर स्टफीनेस हो जाती है,
कॉन्जक्टिवाइटिस हो जाता है कुछ लोगों का, मतलब कुछ लोगों की आंखों का कलर रेड हो जाता है या पिंक हो जाता है, या फिर आपकी आईज में इचिंग होने लगती है, नोज में इचिंग होती है, थ्रोट में इचिंग होती है। तो ये सब थे हमारे क्या, हिस्टामिन के वर्क। ठीक है, सो हिस्टामिन के वर्क थे हमारे ये, कि हमारा क्या क्या करता है हिस्टामिन। तो इसी वजह से हमें एंटी हिस्टामिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमें ये सारी की सारी चीज़ें हों। तो हम एंटी हिस्टामिन को यूज़ करते हैं हिस्टामिन से साथ compete करने के लिए, कि भाई हिस्टामिन जाके रिसेप्टर पे ना लगे, ताकि रिसेप्टर वो चीज़ें ना करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन को यूज़ करते हैं, जिसके बड़े सारे एग्जाम्पल है, जिसमें से दो मोस्ट कॉमन है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दैट इज ब्रोमोफेनाइरामिन एंड सेकंड इज योर ट्रफेनाडाइन। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ these two antihistamines. So now the next question that arises actually, कि हमने अभी इससे पहले एंटा एसिड पढ़ा था। ठीक है, तो एंटा एसिड में हम लोगों ने हिस्टामाइन की बात की थी, हम एंटी हिस्टामाइन में भी हिस्टामाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हमने हिस्टामाइन का किस तरीके से बात किया था, कि वो एसिड को रिलीज करवा रहा था हमारा, अगर वो रिसेप्टर साइड पे चला जाता है तो। ठीक है, यहाँ पे हम हिस्टामाइन की बात कर रहे हैं, मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं, एलर्जी पे। तो भाई एंटी हिस्टामाइन तो हिस्टामाइन की एंटी में काम कर रहे हैं ना, दैट मीन्स इट शुड ऑल्सो एक्ट एज एंटा एसिड। ठीक है, तो वाई एंटी हिस्टामाइंस नॉट अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक, मतलब हम एंटी हिस्टामाइन को एज एन एंटा एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते, दोनों के दोनों ही तो हिस्टामाइन को रिसेप्टर साइड पे नहीं जाने दे रहे। तो द रीजन बिहाइंड इट इज एंटी एलर्जिक एंड एंटा एसिड ड्रग वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो हम एंटा एसिड ड्रग लेते हैं और जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करता है। आपके पेट के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, आपके एलर्जी वाले रिसेप्टर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं, आपका एंटी एसिड की तरह यूज नहीं हो सकते। ठीक है, So moving on to the next class, the third one, that is your neurological active drugs. ठीक है, so थर्ड पे मूव करते हैं, दैट इज न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। सो नाम तो काफी लग रहा है कि जैसे नर्व सेल से रिलेटेड है, तो नर्व सेल है तो यस आपके माइंड से भी रिलेटेड होगा, ब्रेन से भी रिलेटेड होगा, ये सब कुछ ये ड्रग्स क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं आपके, क्योंकि ये ब्रेन के साथ डीलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप सोचते हो उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, या फिर आप किसी काम को किस तरीके से करना चाहते हो, या फिर आपकी बॉडी में आपको क्या फील हो रहा है, आप अपनी डिफरेंट फीलिंग लेना चाहते हो, तो इस तरीके से ये आपके क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, सो दे अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ठीक है, तो नर्व से जो आपका मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है रिसेप्टर की तरफ, उस मैकेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। हाउ डू डू दैट, let's understand in detail. So let's suppose this is your nerve cell, और जो ये आपका तो ये डायग्राम है आपका, इसमें आपको कुछ सीखना नहीं है ऐसे कुछ खास, बस आपको ये सीखना है कि यहाँ पे देखो ये नर्व सेल में आपका कुछ क्या होगा, इसके अंदर आपका एक मैसेज क्या होता है, जनरेट होता है। ये जो येलो वाला ये आपका मैसेज है, ये जनरेट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट एंडिंग में पहुंचता है, जैसे ये एंडिंग में पहुंचता है आपका, वैसे ये नेक्स्ट नर्व सेल पे चला जाता है। देखो ये जा रहा है आपका, ये नेक्स्ट नर्व सेल पे चला गया, इस तरीके से ये आपका जाता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मैसेजेस किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। ये सारे देखो नर्व सेल आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ये सारे एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये इस तरीके से मैसेज एक में दूसरे में जाता है। तो एक से जो ये दूसरे में जा रहा है ना, इस मैकेनिज्म को ये इफेक्ट करते हैं यहाँ पे, मतलब एक से दूसरे में या तो जाने नहीं देंगे या तो उसको मॉडिफाई कर देंगे, इस तरीके से ये काम करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा और डायग्रामेटिकली देखें तो ये आप इसको हेड बोलते हैं, इसको इसका टेल पार्ट बोलते हैं इस नर्व सेल का।
ठीक है, जो हमारा नर्व सेल होता है हमारे नर्वस सिस्टम में काफ़ी सारे नर्व सेल्स होते हैं। तो जो नर्व सेल्स होते हैं यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, या फिर ये सेंड करता है आपका, जो कि इस एक्सॉन की तरफ से जाता है। एक्सॉन क्या करती है, इस पार्ट को हम एक्सॉन बोलते हैं, इस लंबी सी टेल को, ये कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका एंडिंग पार्ट है। यहाँ पे जो सिग्नल होता है, मतलब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब वो जो केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हमारे, या फिर केमिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी हमारा जनरेट हो रहा है यहाँ पे, वो यहाँ से जाके हमारा सेकेंड वाला जो हमारा नर्व सेल होगा उस पे ये ट्रांसफर हो जाता है। ये जो पार्ट हमने दिखाया है वो एक्चुअल में क्या है, यही पार्ट है हमारा जो हमने यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स लगे होते हैं आपके, ये इस वाले पार्ट पे, अगर मैं बोलूँ इस वाले जो पार्ट होता है, ये जो हमने यहाँ बनाया, इस पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो इस न्यूरो को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और हम थोड़ा कॉम्प्रेस करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। तो ये देखो, यहाँ से मैसेज आ रहा था और ये दूसरा वाला जो नर्व सेल है उस पे चला गया, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इस चीज को, यहाँ पे इस पार्ट को, ठीक है। तो देखो भाई, इस पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं अपन लोग। सो सी दिस थिंग, ये आपका पहले वाला था नर्व सेल, ठीक है, और ये आपका सेकेंड वाला, ये जो पार्ट है वो इसका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं, आपके रिसेप्टर साइट है यहाँ आपके। सो यहाँ से ये क्या नाम है, दिस इज योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये आपके यहाँ आते हैं, और ये यहाँ रिसीवर साइड पे क्या होते हैं, ये आपके रिसेप्टर इनको ले लेता है, गेन कर लेता है इनको। तो इस तरीके से हमारे नर्व सेल काम करते हैं। तो एक से दूसरे में मैसेज इस तरीके से ट्रांसफर होता है, और इसी मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को हमारे जो कि नर्व से रिसेप्टर की तरफ होता है, ये जो नर्व है इससे रिसेप्टर की तरफ जो हमारा मैसेज जा रहा है उसको ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान से लेनी चाहिए। So, if we want to classify our neurologically active drugs, we can classify into two categories. First is your tranquilizers and second is your analgesics. So, हम पहले पढ़ेंगे tranquilizers के बारे में, that is the first category. If I talk about tranquilizers, ठीक है, तो अभी हमने सीखा था कि these are actually neurologically active drugs. These affect the mechanism of whenever the message is transferred from nerve to receptor, ठीक है। तो एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करते हैं ये हमें पता ही चल गया है कि भाई मैसेज को अफेक्ट करने वाले हैं, किस तरीके के मैसेज को अफेक्ट करते हैं। इसकी बात करते हैं हम ट्रैंक्विलाइजर्स में। देखो, ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली क्या करते हैं, इंसान को बेहोश करने का काम करते हैं कभी कभी, ठीक है। बेहोश कर सकते हैं, या फिर कभी आपने कभी सुना हो लोगों को कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो दे जस्ट टेक अ स्लीपिंग मेडिसिन। कुछ लोगों को ज़्यादा नींद आती है इसलिए वो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं तो वो मेडिसिन लेते हैं। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से आप बॉडी को अच्छा फील कराना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि बॉडी कुछ फील ही ना करे। जैसे आपको मान लो दर्द हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तो आप चाहते हो कि दर्द आपको फील ना हो, कोई तरीके की फीलिंग ही ना हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आप इस तरीके के ड्रग्स को यूज़ करते हो। तो ट्रैंक्विलाइजर्स को मेनली हम यूज़ करते हैं when we want to treat और स्ट्रेस, जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है ट्रैंक्विलाइजर्स। डिप्रेशन अगर हो जाता है माइल्ड, या फिर हमें सेवियर मेंटल डिसीज मतलब पागल होने के चांसेस जब हमारे हो जाते हैं तब भी हम लोग ये ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं। ये हमारा एक्साइटमेंट या फिर इरिटेबिलिटी भी हमारी क्या करता है, बचा के रखता है। जैसे कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो गुस्से वाली जो फीलिंग आती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके जो मैसेजेस होते हैं उसको रिसेप्टर तक पहुंचने नहीं देता, तो उसकी मैकेनिज्म को इफेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। थर्ड, it actually form the essential components of sleeping pills। हाँ जी, सोने वाली जो सोने के लिए आप लोग पिल्स लेते हैं, ये बूढ़े लोग लेते हैं, उन लोगों के केस में भी ना
ये ट्रैंक्विलाइजर्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं. So, if we talk about the next thing, that is the examples of tranquilizers, then there are many examples based on what kind of tranquilizers or for what purpose we are using the tranquilizers. For example, if I am talking about antidepressant tranquilizers, then these can be your iproniazid, and second is your phenelzyme. ठीक है. So second your second kind of tranquilizer that is used for relieving tension. टेंशन से बचने के लिए जो आप लोग बेसिकली यूज करते हैं वो होता है जैसे chlordiazepoxide. Second is your meprobamate. Third kind of tranquilizer that we use फॉर डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन. मतलब जब आपको डिप्रेशन भी हो जाए, मतलब आप बहुत दुखी भी हो जाओ एकदम से और बहुत ज्यादा आपको टेंशन हो जाए, तब उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वेनिल. So sometimes we use tranquilizer as a sleep producing agents. ठीक है. For this we use derivative of barbituric acid, जिसे हम barbiturates भी बोलते हैं, जैसे कि veronal, amital, nambutal, leminal and seconal. And some other tranquilizers are valium, serotonin. So these are the structure of different tranquilizers. Iproniazid, that is used as antidepressant. Tranquilizers, phenelzyne, that is also used as antidepressant. And chlordiazepoxide, meprobamate, equanil, veronal, valium वगैरह वगैरह. ठीक है. So moving on to the next thing, how these tranquilizers act as एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. किस तरीके से ये काम करते हैं एंटी डिप्रेसेंट, जिसके लिए हम ज़्यादातर टाइम्स ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं, क्योंकि डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों में बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन्स वगैरह की वजह से. तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एंटी डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करते हैं. तो ये बेसिकली यूजफुल होता है जब ऑब्वियसली पर्सन सफ़र किससे कर रहा हो, डिप्रेशन से सफ़र कर रहा हो, हमारा डिप्रेशन हुआ हो इंसान को. तो डिप्रेशन क्यों होता है, कॉज ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. इफ द लेवल्स ऑफ noradrenaline, that is a kind of neurotransmitter that plays a role in the mood changes, is low for some reason, then the signal sending activity becomes low and the person suffer from depression. Yeah. तो आपका एक तरीके का न्यूरो होता है आपकी बॉडी के अंदर. न्यूरोट्रांसमीटर वही कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स पर जाते हैं. फॉर एग्जांपल नॉरेड्रेनाइल एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका. ठीक है. सो ये काम क्या करता है, ये एक्चुअली आपका काम करता है मूड चेंज में. मतलब ये आपका मूड चेंज, कभी खुश कभी दुखी ऐसे बनाता है. मान लो आप एक मूड पे ही अटक गए हो, आपका मूड चेंज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आप क्या हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे उस केस में. ठीक है. तो इफ द लेव अगर ये नॉरेड्रेनाइन हमारा लो लेवल का हो गया है, मतलब इसका कम लेवल हो गया हमारी बॉडी के अंदर किसी भी रीजन की वजह से, तो हमारा क्या होता है, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी क्या हो जाती है, हमारी बहुत कम हो जाती है. ठीक है. तो ये सिग्नल हमारा सेंड नहीं हो पाता कि हमारे मूड को चेंज करो, तो हमारा पर्सन क्या हो जाता है, सफर करने लगता है डिप्रेशन से. ठीक है. सो अब हमारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स काम कैसे करते हैं, वे बेसिकली क्या करते हैं, जो भी नोरेड्रेनाइल को खत्म करने का काम कर रहा है या फिर आपका लो करने का काम कर रहा है इस न्यूरोट्रांसमीटर को, या फिर मैं बोलूँ जो एंजाइम इसकी नोरेड्रेनाइल को कैटलाइज कर रहे हैं, उन एंजाइम को क्या कर रहा होगा, खत्म कर रहा होगा. ठीक है. क्या, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग. तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स inhibit the enzyme which catalyze the degradation of noradrenaline. तो अगर मेरा एंजाइम ही खत्म हो जाए जो कि मेरा नॉरड्रेनाइल को डिग्रेड कर रहा था, खत्म कर रहा था, ठीक है, या फिर उसको तोड़ रहा था, अगर मैं उसी एंजाइम को ही तोड़ दूं, दैट मीन्स हमारे इस न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो
कम नहीं हो पाएगा, तो वो स्लोली मेटाबोलाइज होगा, ठीक है, स्लोली मेटाबोलाइज होगा हमारा वो न्यूरोट्रांसमीटर। देन जो हमारा रिसेप्टर होगा वो ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहेगा, मतलब ज़्यादा टाइम तक ये हमारा काम कर सकता है, तो मूड चेंज ईजिली हो सकते हैं हमारे। सो इस तरीके से हमारा क्या करता है, काम करता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन, दैट इज योर एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। एनाल्जेसिक्स जैसे कि हम जानते हैं, दीज आर ऑल्सो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। तो ये होते किस लिए हैं यूज, ये बेसिकली आपके यूज होते हैं फॉर द पेन, ठीक है, मतलब जब भी आपको पेन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी टांग में कभी लग गई है ना, कभी कट जाए या फिर ना छिल जाए, तो आपको क्या होता है, आपका ब्रेन एक मैसेज भेजता है उस चीज को बताने के लिए कि आपके पैर में लग गई है, कि आपको दर्द वाली फीलिंग हो रही है, ठीक है, आपको दर्द हो रहा है। ये मैसेज जो होता है वो आपका ब्रेन से क्या होता है, जाता है उस जगह पे जहाँ पे आपको चोट लगी होती है, ठीक है। अब मान लो कि वो जो चोट है उसका दर्द जो है वो इतना हो रहा है आपको, कि वो क्या हो रहा है, अनबियरेबल हो रहा है, मतलब आप सह नहीं सकते वो दर्द। तो उस दर्द को ना सहने के लिए आप क्या चाहोगे, कि ये मैसेज जाए ही ना कि मुझे दर्द हो रहा है ब्रेन से उस रिसेप्ट पैर के रिसेप्टर तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसे ड्रग का यूज करते हैं जो इस मैसेज को रिसेप्टर तक पहुंचने नहीं देगा, मतलब वो क्या करता है, बीच में रोक लगा देता है, बीच में उस मैकेनिज्म को क्या होता है, डिस्टर्ब कर देता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो वो चीज है वो हमें फील नहीं होती, वो दर्द जो होता है वो हमको फील नहीं होता। तो इस तरीके के ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। तो यस, एनाल्जेसिक्स आर यूज टू रिड्यूस और एबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो आपकी कॉन्शियसनेस को खत्म नहीं होने देता ये। आप ऑब्वियसली कॉन्शियस रहते हो बट आपको दर्द फील नहीं होता, ठीक है, मतलब आप एक्टिव हो बट फिर भी आपको दर्द फील नहीं हो रहा। इस तरीके से हमारा एनाल्जेसिक्स यूज हो रहा था, जबकि ट्रैंक्विलाइजर्स आपको क्या करता है, पूरी तरह से बेहोश कर रहा था, मतलब वो आपका कॉन्शियसनेस भी दूर कर देता है वहां पे, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स मेंटल कंफ्यूजन के लिए भी होता है, आपको मेंटली कंफ्यूज कर रहा है कि आपको दर्द नहीं फील होने दे रहा जबकि आपको लगी हुई है, इनकोऑर्डिनेशन या फिर पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ द नर्वस सिस्टम में ये आप क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो चीज हम बात करने वाले हैं एनाल्जेसिक्स के बारे में, एनाल्जेसिक्स can be classified into two categories. First is your non-necrotic narcotic analgesics and second is your narcotic analgesics, ठीक है। नॉन नारकोटिक मतलब क्या होता है, नॉन एडिक्टिव, यस। एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो हमारे दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं। एक तो वो होता है जो कि नॉन एडिक्टिव होता है, मतलब इसकी एडिक्शन आपको नहीं होगी। दूसरा क्या होता है, एडिक्टिव, ठीक है। जो एडिक्टिव होते हैं उन्हें नारकोटिक बोलते हैं, जो नॉन एडिक्टिव होते हैं उन्हें नॉन नारकोटिक बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ चीजें एडिक्शन बनाती ही क्यों है हमारी। फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्या हुआ है, कि आपको लेट सपोज कि आपको कहीं पे लग गई, ठीक है, तो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ऐसी मेडिसिन जिससे आपको दर्द फील ना हो, ठीक है। अब आपने उस मेडिसिन को लेना चालू किया, ठीक है। वैसे तो हमारी बॉडी में अपने खुद के एनाल्जेसिक्स बनते हैं, ठीक है, जो कि आपकी दर्द को कम करने में हेल्प करती है। बट फॉर द टाइम बीइंग कि आपको इतना दर्द हो रहा है तो आपने क्या कर लिया, एनाल्जेसिक ले लिया कि भाई आपको पेन फील नहीं हो रहा, ठीक है। आप क्या करते हो, उस दवाई को लेट सपोज क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। तो आपका क्या होगा, आपकी बॉडी उस एनाल्जेसिक्स पे क्या करेगी, निर्भर हो जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी खुद की एनाल्जेसिक्स बनाएगी ही नहीं, वो बनाना ही नहीं चाहेगी कि भाई मुझे बाहर से तो मिल ही रही है, मैं क्यों ही बनाऊं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि आपको बॉडी में कहीं भी क्या हो रहा है, पेन फील नहीं हो रहा, ठीक है। मान लो अब क्या हुआ, वो चीज आपकी ठीक भी हो गई, मतलब वो जो लगी थी चोट वो ठीक हो गई, बट आपकी जो वो फील आ रही थी एनाल्जेसिक्स को लेके, ठीक है, वो फील आप चाहते हो कि आपको मिले, ठीक है। और तो आप क्या करते हो, उस एनाल्जेसिक को लेना कंटिन्यू करते हो, ठीक है। और वो कंटिन्यू जब आप करते हो तो होता क्या है कि आपकी बॉडी को इतनी आदत हो चुकी होती है उस एनाल्जेसिक की कि उस अमाउंट का, जो अमाउंट आप ले रहे हो उसका इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। तो आप क्या करते हो, ऑब्वियसली आप अपनी डोज बढ़ा देते हो। डोज बढ़ाते हो तो आपकी बॉडी को क्या होती है, उसकी एडिक्शन होने चालू हो जाती है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, एडिक्शन होने की वजह से, आप डोज बढ़ाने की वजह से आप क्या करते हो,
अब आप एक ऐसा एनाल्जेसिक चाहते हो जिसकी डोज हम कम ले पर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो वो, तो उस केस में हमारे क्या जाते हैं नारकोटिक ड्रग्स, जो कि इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि अपने आप में वो फर्स्ट टाइम पे ही एडिक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन आप वो नहीं लेते, उसके अलावा क्या लेते हो, वो जो दूसरे वाले थे जिसकी आपको एडिक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो इफ यू आर यूजिंग नॉट यूजिंग द पेन मेडिसिन दैट फॉलोज योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, नेक्रोटिक ड्रग्स में आते हैं। Using the medicine to get higher relief anxiety, requiring high dose in order to feel the same effect you are used to, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, हाई डोज ले लेते हो तब आपको उस चीज की एडिक्शन होने लगती है, ठीक है। या फिर आप किसी ड्रग को या तो स्नोट करते हो, मतलब नाक से, जब आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा हो नाक से लेते हैं ना वो सूंघते हैं, या फिर आप खुद अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो किसी ड्रग को, तो बार बार इंजेक्शन ले रहे हो उस चीज का, या बार बार स्नोट कर रहे हो किसी चीज को, तो उस चीज को भी एडिक्शन बोलते हैं। या फिर यू नो बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हो किसी चीज को खरीदने में, बार बार खरीदने में, और एफर्ट लगा रहे हो कि आप उस ड्रग को क्या करो, ले सको, खरीद सको, ठीक है। तो इन सब चीजों में आते हैं हमारी एडिक्शन, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो कि नॉन नेक्रोटिक होते हैं, एंड सेकंड वी विल टॉक अबाउट द नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नॉन नारकोटिक drugs, that is analgesics, non-addictive, that are so these, अगर इसमें बात करें जो कि नॉन एडिक्टिव होते हैं, उनके उनमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं आपके एस्पिरिन, जो मेन एग्जांपल आपके आते हैं एस्पिरिन आता है, या फिर पैरासीटामोल आता है आपका, ठीक है। तो दीज आर योर नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे ब्यूटाजोलिडीन हो गया आपका, या फिर ब्रूफेन हो गया, ये भी आपके क्या है नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स हैं, जो कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल तो बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये एग्जांपल आपको। तो एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल क्या होते हैं, वो आपके स्केलेटन पेन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि आपको एंथराइटिस की वजह से फील होता है, या फिर आपका ये जो दोनों होते हैं एस्पिरिन और पैरासीटामोल, दिस कैन आल्सो एक्ट एज एंटीपायरेटिक। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था एंटीपायरेटिक के बारे में पिछली वाली वीडियो में। सो एंटीपायरेटिक क्या होता है, जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को लो करता है, मतलब ये फीवर को कम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इट ऑल्सो प्रिवेंट प्लेटलेट कोगुलेशन, ठीक है, प्लेटलेट्स की कोगुलेशन को भी क्या करते हैं, ये रोक देते हैं, जो कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है, ठीक है। सो एस्पिरिन inhibits the synthesis of chemicals known as prostaglandins, which stimulate inflammation in the tissue and cause pain। तो ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे केमिकल्स की सिंथेसिस को क्या करता है, रोक देता है, खत्म कर देता है, कम कर देता है, जो कि आपके टिश्यूज की इन्फ्लामेशन करवाते हैं, ठीक है, या फिर आपको पेन देते हैं, ठीक है। ये हार्ट अटैक में भी रोकता है, आपका हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को है तो उसमें भी आप एस्पिरिन उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके एस्पिरिन जो होता है हार्ट अटैक को रोकता है, क्योंकि ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है इसका, मतलब ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अगर आपका ब्लड कहीं क्लॉट हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका हार्ट में अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो आपका ब्लड पंप नहीं कर पाता अच्छे से, तो उसमें हार्ट अटैक होता है, तो उसके लिए आप एस्पिरिन दे सकते हो, क्योंकि उसका एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है वहां पे। हाँ, पर इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या कर रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो किसी व्यक्ति की, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आप एस्पिरिन कभी मत देना। द रीजन इज उस व्यक्ति की ऑलरेडी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, एंड यू हैव गिवन हिम लाइक एस्पिरिन, आपने उस व्यक्ति को दे दी, तो होगा क्या, आप उस व्यक्ति का ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, रुक नहीं पाएगा, वो ब्लड बहता ही चला जाएगा, तो कभी एस्पिरिन ऐसे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं इसमें, दैट इज योर नारकोटिक ड्रग्स, जो कि बेसिकली एडिक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। तो नारकोटिक ड्रग्स की बात करें तो दीज मिमिक द एक्टिविटी ऑफ एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है पेन को जो कंट्रोल करता है, ठीक है।
ये उसकी एक्टिविटी को मिमिक करते हैं, मतलब उसकी मिमिक्री करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे एंडोर्फिन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर यूज टू ट्रीट एक्यूट पेन्स, मतलब बहुत कम पेन हो रहा हो, जो कि आपकी सर्जरी में यूज होता है बेसिकली। या फिर आप इसको यूज कर सकते हो क्रॉनिक या फिर ब्रेक थ्रू पेन्स, मतलब क्रॉनिक मतलब जो आपका 3 महीने से ज्यादा आपको पेन हो रहा है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो नार्कोटिक ड्रग्स। या फिर आपको मतलब पेन ऐसा हो रहा है जो बहुत ही सीवियर पेन है, मतलब इतना ज्यादा कि आप नहीं सह सकते उस चीज को, तो उसमें आप नार्कोटिक ड्रग्स को यूज कर सकते हो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव ड्रग्स। सो ट्रीट टू मॉडरेट टू सीवियर पेन, डल्स द सेंसेस, ये आपकी सेंसेस को एकदम डल कर देता है, ठीक है। आपको पता नहीं लगता आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो जब आप नार्कोटिक ड्रग्स को लेते हो। ये सर्जरी के बाद ज्यादातर दिया जाता है कभी कभी एक्यूट पेन को कम करने के लिए, और ये बहुत आपके अंदर ना स्लीपी स्लीपी जैसा फील प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आप एग्जांपल की बात करो तो मॉर्फिन्स और इसके बहुत सारे होमोलॉगस हैं, जैसे हीरोइन एंड कोडीन आपका जो होता है नारकोटिक ड्रग्स में आता है ये आपका, जैसे मॉर्फिन एंड उसके जो होमोलॉगस हो गया, जब उसको मेडिसिनल डोसेज में देते हैं तब तो वो पेन को कम करती है और स्लीप को प्रोड्यूस करती है, मतलब नींद को प्रोड्यूस करती है बेसिकली। बट अगर आपने जितनी डोज दी गई है उससे ज्यादा आपने ले ली, पॉइजनस डोजेस मतलब ज्यादा आपने डोजेस ले ली, तो आपको क्या होगा, आप कोमा में जा सकते हो, आपको स्टूपर हो सकता है, कॉन्वर्जन्स हो सकता है, या फिर आपकी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम मॉर्फिन नारकोटिक्स की बात करें तो इन्हें हम ओपिएट्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी प्लांट्स, एक तरीके के होते हैं, इनमें से ये निकाले जाते हैं, तो इनको हम ओपिएट्स भी बोल देते हैं मॉर्फिन नारकोटिक्स को। नेक्स्ट आता है कि दीज एनाल्जेसिक्स आर चीफली यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट operative pain, cardiac pain, pains of terminal cancer and in child birth. Yes, आपकी जो बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम पे भी आपको नारकोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है, या फिर कार्डियक पेन्स जो हो गया, मतलब या फिर आपका टर्मिनल कैंसर हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में आपका नार्कोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। ये एग्जांपल्स आपके हो गए, जैसे मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ये होता है, हीरोइन का ये, कोडीन का ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बेकार बेकार क्वेश्चन पूछे गए थे जेई में, तो आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखने चाहिए, वैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए इन स्ट्रक्चर्स की। So next we gonna study about the एंटीमाइक्रोबियल्स। तो एंटीमाइक्रोबियल्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। अगर हम एंटीमाइक्रोबियल्स की बात करें तो एंटीमाइक्रोबियल्स ऑब्वियसली माइक्रोब्स के एंटी में काम करेंगे, मतलब माइक्रोब्स को खत्म करने का काम करेंगे। सो डिसीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में बी कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड अदर पैथोजेंस। तो आपके बॉडी के अंदर जो डिसीज होती है, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिसीज होती है, वो कभी कभी डिसीज कॉज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। छोटे छोटे जो छोटे माइक्रो लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, या पैथोजेंस हो गए, वो भी आपकी बॉडी में क्या करते हैं, डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ और सॉरी, जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग होता है वो क्या करता है, या तो इन माइक्रोब्स के पैथोजेनिक एक्शन को खत्म करने का काम करता है, या तो रोक देता है उनकी डेवलपमेंट को, मतलब उनको बढ़ने नहीं देता आपकी बॉडी में, ठीक है। जो पैथोजेनिक मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट जो आपकी बॉडी में करता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इसके पीछे ये दिस इज योर ड्रग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंड दीज आर योर डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया के लिए किसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग को यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग। नेक्स्ट फंजाई के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंटी फंगल एजेंट्स या ड्रग्स। देन वायरस के लिए यूज करते हैं तो एंटी वायरल एजेंट्स। देन आपके आ जाते हैं पैरासाइट, दैट इज एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है।
बट ये चीज़ है वैसे एंटी माइक्रोबियल्स हम बेसिकली बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया के लिए ही मेनली यूज़ करते हैं। वायरस के लिए इतना यूज़ नहीं होता हमारा, बिकॉज वायरस हमारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग से ट्रीट नहीं हो सकते। एक्चुअल में एंटी माइक्रोबियल्स दिए जाते हैं जब आपको वायरल कुछ बीमारी हो जाती है। द रीज़न इज, अगर आपको वायरल बीमारी कुछ हो गया है तो आपकी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, तो आपकी बॉडी अपने खुद के एंटी माइक्रोबियल्स या फिर ये चीज़ें नहीं बना सकती, तो बाहर से आप उसको लेते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के। अगर हम बात करें तो दीज आर एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज योर एंटीबायोटिक्स एंड सेकंड इज योर एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो पहले बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। Antibiotics. These are the chemical substance produced wholly or partially by the chemical synthesis, which in low concentration either kill or inhibit the growth of microorganisms by intervening in their metabolic process. मतलब एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं आपके, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं, या तो पूरी तरह से केमिकल सिंथेसिस से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, या तो पार्शियली उस केमिकल सिंथेसिस के द्वारा हम प्रिपेयर करते हैं इसको। बहुत ही कम कंसंट्रेशन में हम इसको प्रिपेयर करते हैं, जो कि यूज होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर उन्हें मारने के लिए। और वो किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से उनकी ग्रोथ और उनको मारते हैं, बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। जिस तरीके से वो लोग मेटाबॉलाइज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और मेटाबॉलाइज करते हैं मतलब जिस तरीके से अपने आप को डिवाइड करते हैं, उस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं और इन्हें मार देते हैं या फिर इन्हें इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो एंटीबायोटिक थेरेपी एक वर्ड हमारा यूज होता है जिसका मतलब होता है इट इज द केस ऑफ सेटिंग वन थीफ अनदर अगेंस्ट अनदर। मतलब एक चोर है, उसके लिए आपने दूसरा चोर बिठा दिया, मतलब एक चोर ने चोरी की है और उसके ही सामान को चोरी करके कोई और ले जाए, या उसको ही चोरी करके कोई और ले जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी, बिकॉज एंटीबायोटिक्स देमसेल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। ये खुद ही माइक्रोबियल ग्रोथ का प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक माइक्रोब क्या है बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, और दूसरा माइक्रोब क्या है बॉडी के लिए बहुत ही बुरा है, तो क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को ही लड़वा दें तो आपस में क्या होंगे, जो अच्छे वाले हैं वो बुरे वाले को खत्म कर देंगे। तो एक थीफ को दूसरे थीफ के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। नेक्स्ट आता है आपका एक वर्ड स्पेक्ट्रम, जो कि आपका ये बताता है कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या रेंज है आपकी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिस पे हमारा एक एंटीबायोटिक काम कर सकता है हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट, अगर स्पेक्ट्रम के बेसिस पे हम लोग एंटीबायोटिक को क्लासिफाई करें तो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉड, नैरो एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसमें जो हमारी एंटीबायोटिक यूज होती हैं वो या तो हमारा क्या करती हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सॉरी, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं ये वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि दोनों ही तरीके के बैक्टीरिया, मतलब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों को ही मारने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया एम्पिसिलिन, क्रोम क्लोरमफेनिकॉल हो गया, वैंकोमाइसिन हो गया, ऑफ्लोक्सेन हो गया आपका, एमोक्साइलिन हो गया आपका, ये आते हैं आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में। देन आपका आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें वो एंटीबायोटिक्स होती है जो या तो ग्राम पॉजिटिव को मारती है या फिर ग्राम नेगेटिव को मारती है, मतलब किसी एक को मारेगी, दोनों को नहीं मार सकती। लिमिटेड स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को मारती है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल डिसीज के लिए काम करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन आपका हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो
जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ये बहुत ही बेकार पार्ट है वैसे तुम्हारा। तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की बात करें तो ये शुरू हुई थी बेसिकली हमारी पॉल एरलिच से, जो कि जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। उसने वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चर में आर्सेनिक प्रेजेंट था, उन स्ट्रक्चर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, समझ रहा था। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही कम टॉक्सिक सब्सटेंस की खोज किया, प्रोड्यूस किया उसको, जो कि आपके साइफिल्स फिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था। ठीक है, इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था। अब हुआ क्या कि उसने जो भी लेक्स टॉक्सिक सब्सटेंस बनाया वो एक तरीके की मेडिसिन थी, जिसको उसने नाम दिया एस फेनामाइन। ठीक है, जिसको हम लोग सेल्वर्सन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था 1908 में। पर उसने ये पाया कि जो भाई सेल्वर्सन है ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत टॉक्सिक था। ठीक है, पर ह्यूमन बींग्स के लिए तो टॉक्सिक था, लेकिन जो बैक्टीरिया साइफिलिस की बीमारी को जन्म देते थे ये उन पे बहुत इफेक्टिव था। इन बैक्टीरिया को बोलते थे हम स्पाइरोचीटी, देन ऑन द, ठीक है, स्पाइरोचीट पे ये ज्यादा इफेक्टिव था, ये ड्रग जो था सेल्वर्सन, जो मेडिसिन उसने बनाई थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, एट द सेम टाइम वो एजोडाइज को भी पढ़ रहा था। उसने एजोडाइज और सेल्वर्सन के स्ट्रक्चर में एक चीज नोटिस की जो कि सिमिलैरिटी थी, वो ये था कि सेल्वर्सन में जो एस डबल बॉन्ड, एस मतलब आर्सेनिक का जो डबल बॉन्ड था, दो आर्सेनिक एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड था, सेम एजोडाइज में था नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, दो नाइट्रोजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट था। तो इस सिमिलैरिटी के बेसिस पे उसने एक और चीज डेवलप की, उसने एक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल एजेंट बनाया है यहाँ पे, या फिर मैं बोलूँ एक तरीके का अगेन आपका, उसने एक तरीके का सब्सटेंस बनाया जिसे हम बोलते हैं प्रोंटोसिल। ठीक है, प्रोंटोसिल उसने बनाया, जो कि सेल्वर्सन के स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा सिमिलैरिटी रखता था। ठीक है, उसने ये क्यों बनाया था, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्वर्सन को हम यूज नहीं कर सकते थे ह्यूमन बींग्स पे, क्योंकि वो टॉक्सिक था। अब प्रोंटोसिल काम कैसे करता था, प्रोंटोसिल क्या करता था, जब भी ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर करता था तो इट कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड दैट इज सल्फेनिलमाइड। ठीक है, तो प्रोंटोसिल कन्वर्ट हो जाता था किसमें, सल्फेनिलामाइड में। अब ये जो सल्फेनिलामाइड है वही एक एक्टिव कंपाउंड है, फिर बोलो एक एक्टिव ड्रग है, जो बेसिकली साइफिलिस की बीमारी को क्या करता है, रोकता है, खत्म कर देता है। ठीक है, और सल्फेनिलामाइड के बनने से, जो हमारा प्रोंटोसिल से बना था, इस तरीके से हमारी क्या हुई थी, सल्फर ड्रग्स की डिस्कवरी हुई थी, कि भाई जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है उसको भी हम एक उनको भी हम ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं। जिनमें से मोस्ट इफेक्टिव जो है सल्फर ड्रग में से वो आता है सल्फेपायरिडीन। ठीक है, सल्फापायरिडीन। तो कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जरा सबके हम लोग। तो देखो ये था सेल्वर्सन, जो हमारा सबसे पहले बना था, जो कि टॉक्सिक था ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, बट इफेक्टिव था ऑन द बैक्टीरिया दैट कॉज साइफिलिस। ठीक है, अब सेल्वर्सन और एजोडाइज के बीच में सिमिलैरिटी आपको दिख गई होगी, ये एस डबल बॉन्ड एस एस है यहाँ पे, और यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन है। तो एजोडाइज से उसने क्या डिस्कवर किया, उसने एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट डिस्कवर किया, प्रोंटोसिल। ठीक है, तो प्रोंटोसिल उसने डिस्कवर किया, देखो ये जो एन डबल बॉन्ड एन है और जो यहाँ पे ये सेम है, और ये स्ट्रक्चर जो बेंजीन रिंग है, दोनों बेंजीन रिंग है वो इसकी तरह सेम दिखती है आपकी। ठीक है, अब प्रोंटोसिल जब बॉडी के अंदर जाता था तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता था, इसमें सल्फेनिलामाइड में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता था, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक्चुअल में ब्रेक हो जाता था, तो ये इस तरीके से पूरा बनता था, तो यहाँ पे एन के साथ क्या जुड़ जाता है, दिस एन इज बिकम NH2। ठीक, सो यहाँ से सल्फेनिलमाइड से इससे डिस्कवरी शुरू हुई थी। तो इसका जो बहुत ही अच्छा सल्फा ड्रग है वो ये है, दैट इज सल्फापायरिडिन, जो है वो बहुत ही अच्छा ड्रग था। तो ये था डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स आपके साइडल भी हो सकते हैं या फिर स्टैटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कि उनका क्या इफेक्ट होता है माइक्रोब्स पे। फॉर एग्जांपल अगर वो माइक्रोब्स को
खत्म कर देते हैं, मार ही देते हैं, पूरी तरह से जान ले लेते हैं उनकी, तो उनको बोलते हैं किलिंग इफेक्ट, जिसके लिए उन्हें साइडल बोला जाता है। और अगर वो इनहिबिटरी इफेक्ट है, मतलब उनकी ग्रोथ को रोक रही है, स्टैटिक बना देती है उनको, तो मतलब सॉरी रोक रही हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया साइड एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। इसके एग्जांपल है पेनिसिलिन हो गया, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो गया, ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, then erythromycin, tetracycline, chloramphenicol. So these are the example of bacteriostatic हो गया आपका, ठीक है। तो पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन फर्स्ट सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, ठीक है। कोई आपसे पूछे फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन थी, तो दिस इज पेनिसिलिन, जो कि डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। ये यूज होती है इन्फेक्शंस में जो कि कॉज करते हैं, जैसे कॉकल बैक्टीरिया हो गया या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, या डिसीजेज में भी यूज होती है, जैसे निमोनिया, ब्रोंचाइटिस और सॉर थ्रोट में भी ये पेनिसिलिन हमारी यूज हो जाती है। देन आते हैं हम लोग क्लोरमफेनिकोल पे। क्लोरमफेनिकोल हमारी बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्स में, मतलब आपके इंटेस्टाइन्स जो होती है उनमें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए ये ऑरली भी दी जाती हैं टाइफाइड के केस में, डिसेंट्री के केस में, एक्यूट फीवर जब थोड़ा सा ही फीवर हो आपको, या फिर यूरिन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मेनिनगाइटिस हो गया या निमोनिया, इन सब में ये यूजफुल होती है। देन आपका आता है डाइस डेजिराइन। ये आपका टॉक्सिक होता है टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है। तो कैंसर में ये कभी कभी दी जाती है, ये वाली डेजिराइन। मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन रोक हुई है इन सारी दवाइयों में ये, या दैट। तो चलो फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पेनिसिलिन का ये होता है और क्लोरामफेनिकोल का ये होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स ना। So now let's talk about the second category of antimicrobials, that is antiseptics and disinfectants. So antiseptic and disinfectants की बात करी जाए तो ये भी एक्चुअली माइक्रोब्स को ही मारने का काम करती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, बट हम उनको खा नहीं सकते जैसे हम एंटीबायोटिक्स को खाते हैं। सो these are the chemicals which kills or prevent the growth of microorganisms but are not ingested like antibiotics, ठीक है। तो इन दोनों को खा नहीं सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। एंटीसेप्टिक्स एक्चुअली में वो दवाइयाँ होती हैं या फिर वो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं जो बेसिकली हम अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं पर खा नहीं सकते, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में कहीं चोट लग गई या कट गया तो उसमें आप लगा सकते हो उस दवाई को, जबकि डिसइंफेक्टेंट को आप अपनी बॉडी पे नहीं लगा सकते। आप जैसे फर्श को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो, फर्श पे भी माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं आपके, या फिर आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स पे लगा सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड disinfectants. The antiseptics are safe to be applied to living tissues such as wounds, cuts and ulcers and diseased skin areas, but disinfectants are not. Disinfectants are applied to inanimate objects जैसे कि आपका हो गया फ्लोर्स, फर्श, ड्रेनेज सिस्टम एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एंटीसेप्टिक्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, जैसे फ्यूरासीन, सल्फरमाइसिन, डिटॉल हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया। टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे बनता है, it actually prepared by using 2-3% solution of iodine alcohol water mixture ले लिया हमने, ठीक है। आयोडोफॉर्म हो गया, ये भी आपका एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है। बोरिक एसिड ऑल्सो एक्ट एज एंटीसेप्टिक फॉर आईज, actually its aqueous solution is a weak antiseptic for eyes. then बिथियोनॉल आपका सोप में ऐड किया जाता है जिससे उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आती हैं। बिथियोनॉल का स्ट्रक्चर ये है आपका, ठीक है। तो अभी थोड़ा डेटॉल के बारे में डिटेलिंग में बात करते हैं, कौन से ऐसे डेटॉल के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेलिंग में बात करनी है। देन डिसइंफेक्टेंट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो क्लोरीन की जो कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.4 ppm होती है तब उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी आपकी जब लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है तो उसको भी हम डिसइंफेक्टेंट की तरह काम
करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ऑन मिक्सिंग क्या देते हैं आपको, डेटॉल देते हैं। दीज आर एक्चुअली योर chloroxylenol and terpenol, and these are the structure of these two compounds. This is very important question for your NCRT as well as your entrance examination, because it is asked many a times. You also remember the structures. Now next thing is, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, एंटीसेप्टिक भी एंड डिसइंफेक्टेंट भी, ठीक है। एक्चुअल में एक कंपाउंड है जो एक्ट कर सकता है, बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती है। जैसे 0.2% सॉल्यूशन जो हो गया आपका फिनॉल का, वो एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव कर सकता है। जबकि अगर मैं इसका हाई परसेंटेज ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1% ले लिया, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह, ठीक है। तो बॉडी पे लगाते हो तो आप ऑब्वियसली केमिकल कंपाउंड कोई भी ले रहे हो तो उसकी क्या लोगे, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम ही लेना पसंद करोगे, ठीक है ना। So this is all about the antiseptic and disinfectants. Now moving on to the next class of therapeutic drugs, that is anti-fertility drugs, which is our last class. So starting with the anti-fertility drugs, तो anti-fertility drugs से ही पता लग रहा है ये fertility के अगेंस्ट काम करते होंगे। मतलब ये जो बेबीज के बर्थ होता है इसको कंट्रोल करके रखते होंगे, या फिर ये प्रेगनेंसी को चेक करते होंगे, मतलब वुमेन को प्रेग्नेंट नहीं होने देते होंगे, फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देते होंगे। तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू चेक प्रेगनेंसी इन वुमेन, और कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, या बर्थ कंट्रोल पिल्स, या फिर इन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं हम लोग। then these actually control the female menstrual cycle and ovulation। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फीमेल की menstrual cycle को, या फिर ओव्यूलेशन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इन ड्रग्स में एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, इन ड्रग्स में एक्चुअल में प्रेजेंट होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स, ठीक है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअल में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं आपके, ठीक है, जो कि आपके क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, आपका ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है, मतलब कम कर देता है ओव्यूलेशन को। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पिल में सिंथेटिकली इस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव को ऐड करते हैं, जो कि एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर एज अ बर्थ कंट्रोल पिल्स फीमेल इनटेक करती है। नेक्स्ट अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो दिस इज एक्चुअली द फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। तो किस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं, इसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से एक एग जो होता है वो फर्टाइल हो जाता है हमारा। हर फीमेल में क्या होता है, ये रिप्रोडक्टरी पार्ट प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये एक ओवरीज होती हैं, दो ओवरी होती है हर फीमेल में। तो ये ओवरी से अटैच होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब, जिसमें बेसिकली ओवरी में अंडा होते हैं आपके। हर महीने एक अंडा क्या होता है, ओवरी से रिलीज होता है, जो कि फेलोपियन ट्यूब से जाता हुआ यूट्रस में जाके चिपक जाता है, ठीक है। यूट्रस होल्ड करता है उस एग को, और चिपकाने के लिए यूट्रस के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है आपकी, वो मेम्ब्रेन होती है आपकी एंडोमेट्रियम। मतलब यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम आपकी कनेक्टेड होती है सर्विक्स से, मतलब जो स्मॉल है ना, बहुत पतला सा पार्ट, इसको बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स आपकी बड़ी ओपनिंग से होती है कनेक्टेड, दैट इज योर वेजाइना, ठीक है। और वेजाइना से ही बेसिकली स्पर्म्स आते हैं टू फर्टाइल दिस एग, जो यूट्रस पे जाके चिपकता है आपका। तो हमारा जो काम करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो तीन तरीके से काम कर सकते हैं। या तो वो एंडोमेट्रियम के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे, या फिर वो करेंगे सर्विक्स के से जो निकलता है हमारा सर्विकल फ्लूइड जो होता है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, ओव्यूलेशन को ही स्टॉप्स कर सकते हैं। एंडोमेट्रियम को कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हर महीने क्या होता है, हमारी ये जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है एग को होल्ड करने के लिए। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं, उस एग को या फिर उस लाइनिंग को प्रिपेयर ही नहीं होने देते कि वो अंडे को होल्ड कर सके। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल काम करते हैं। अंडा अगर होल्ड ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो फर्टाइल भी नहीं हो सकेगा, तो वो ब्रेक होके यहाँ से रिलीज हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्या होता है कि सर्विकल फ्लूइड को वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। कैसे? जो सर्विकल फ्लूइड होता है वो इतना थिक कर देंगी, ये इतना थिक कर देती हैं कि यहाँ पे जो ओपनिंग होती है ना, ये पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर ये क्लोज हो गई तो ऑब्वियसली स्पर्म जाके यहाँ से जाके हमारे एग पे जाके नहीं लग पाएंगे, तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉप ओव्यूलेशन, मतलब ये ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देती है। कैसे? ये क्या करती हैं, ओवरी से एग का ही रिलीज बंद करवा देती हैं। जिस तरीके से मतलब प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरीज बाय मेकिंग द बॉडी थिंक दैट इट इज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हमारी ओवरी में से अंडा रिलीज हो चुका है, बट इट डज नॉट। ठीक है, मतलब वो नहीं हुआ होता है आपका। सो आपका एक प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव की बात करें, मतलब ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनके अंदर सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव होता है, तो उसमें आती है हमारी नॉरेथिंड्रॉन। ठीक है, ये इसमें हमारा प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव होता है जो कि ओव्यूलेशन को रोकता है। नेक्स्ट आपका ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव की बात करें तो हमारा आता है इथाइनाइलिस्ट्राडियोल, दैट इज नोवेस्ट्रॉल भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसमें हम लोग एस्ट्रोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, जो कि यूज होती है आपकी प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव के साथ यूज होती है आपकी। ये ड्रग्स जो होते हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या करना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के साथ लेना चाहिए। अदरवाइज बहुत ही बहुत ही ज़्यादा और दूसरे इफेक्ट हो सकते हैं जो आपको ऑब्वियसली नहीं रिक्वायर होंगे, क्योंकि हमारा ये जो पार्ट होता है काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। नेक्स्ट आपके जो स्ट्रक्चर हैं नॉर्थेनॉन के एंड नोवेस्ट्रॉल के, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ भी पूछ लेता है आईआईटी या फिर नीट, तो बहुत बेकार चीज़ है यार। तो इसी सब के साथ हम लोग इस पार्ट को ओवर करते हैं। फॉर द पार्ट 4 स्टे कनेक्टेड and you can download notes from our Facebook page. Link is already given, so link, share and subscribe our page. I hope you all